वेलकम टू अवर चैनल गणेश वर्ल्ड। आज हम केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। और हम एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की संकुलन क्षमता भी निकालेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं जो संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक। तो किसी यूनिट सेल में, अब वो बात कर रहा है किसी यूनिट सेल का, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर ये बात कर रहा है यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल की जगह आपका कोई क्रिस्टल जालक भी हो सकता है, या तो यूनिट सेल होगी या फिर कोई हो सकता है क्रिस्टल जालक। तो किसी यूनिट सेल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान संकुलन क्षमता या फिर संकुलन गुणांक कहलाता है। इसका मान प्रतिशत में होता है। तो दोस्तों, कोई यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में उपस्थित अवयवी कण होंगे और उन अवयवी कणों द्वारा जितना स्थान उस यूनिट सेल का घेरा जाएगा उस स्थान को हम बोलेंगे संकुलन क्षमता। और जो संकुलन क्षमता होगी वो हमेशा प्रतिशत में निकाली जाती है। आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मान लेते हैं यह कोई एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में यह अवयवी कण है। अब इन अवयवी कणों द्वारा इस यूनिट सेल का जितना स्थान घेरा जाएगा उसको हम कहेंगे संकुलन क्षमता। जैसे हम देख रहे हैं, इस अवयवी कण द्वारा केवल ये वाला स्थान घेरा जा रहा है। इस यूनिट सेल द्वारा इस अवयवी कण द्वारा ये स्थान घेरा जा रहा है। इस अवयवी कण द्वारा ये वाला स्थान घेरा जा रहा है और इस अवयवी कण द्वारा ये वाला स्थान घेरा जा रहा है। तो टोटल अगर हम इसको देखें कि ये चारों अवयवी कण कितना स्थान इसका घेर रहे हैं, उसकी जो मात्रा आएगी प्रतिशत में, उसी मात्रा को हम कहेंगे संकुलन क्षमता। तो सीधी सी बात, अवयवी कण द्वारा किसी यूनिट सेल का जो स्थान घेरा जाता है उसे हम कहते हैं संकुलन क्षमता, जिसको हम प्रतिशत में निकालते हैं। और किसी यूनिट सेल का या किसी क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो है पैकिंग एफिशिएंसी। ये प्रतिशत में होता है, तो मैंने लगा दिया प्रतिशत। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z इंटू 4/3 πRQ अपॉन AQ इंटू 100। ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम पैकिंग एफिशिएंसी आसानी से निकाल सकते हैं, जहां पर Z है परमाणुओं की संख्या, और ये Z वह परमाणुओं की संख्या है जितना उस यूनिट सेल में परमाणुओं का योगदान है। और योगदान मैं आपको बता चुका हूं कि किस यूनिट सेल में या किस घनीय यूनिट सेल में कितना योगदान होता है। तो Z है परमाणुओं की संख्या, अब 4/3 πRQ ये है एक अवयवी कण का आयतन। अवयवी कण गोला आकार का होता है, तो यहाँ पर जो आयतन है वो गोले का आयतन होगा, जो कहलाएगा यहाँ पर अवयवी कण का आयतन। यहाँ पर जो घन होता है या फिर जो यूनिट सेल होता है उसकी भुजा की लंबाई है। तो जैसे मान के चलो ये यूनिट सेल है, इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा की लंबाई है उसको हम A से मेज़र करते हैं। जनरली आप कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं, तो यहाँ पर उस वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पर हम A लेकर चल रहे हैं, आप X ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम A लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया A। तो A है क्या? किसी यूनिट सेल की भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसके बाद हम SCC, BCC और FCC की संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम SCC की संकुलन क्षमता निकालेंगे। SCC की संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमें SCC के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि SCC किस प्रकार से बनता है, इसमें कितने अवयवी कण होते हैं और इसमें अवयवी कणों का योगदान
कितना रहता है। तो हमें पता है दोस्तों SCC में 8 अवयवी कण होते हैं, जिनमें 8 अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं, और इसमें जो अवयवी कणों का योगदान होता है वो होता है 1। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में इसको SCC, BCC और FCC सभी को बहुत अच्छे से समझा दिया है। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो वो ज़रूर देख लें। तो SCC के लिए हम समझते हैं। सबसे पहले SCC का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। मान लेते हैं यह कोई घनी यूनिट सेल है, और यह घनीय यूनिट सेल SCC प्रकार की है। अब ये SCC प्रकार की है दोस्तों, तो यहाँ पर 8 अवयवी कण होंगे जो घन के कोनों पर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस प्रकार से। और अगर हम इस यूनिट सेल की बात करें तो इस यूनिट सेल में मान लेते हैं जो भुजा है और उस भुजा की लंबाई a है। तो यहाँ पर इस भुजा की लंबाई a है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई a ही होगी। यहाँ पर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा की लंबाई a है तो सभी भुजा की लंबाई होगी a। और एक जो अवयवी कण है, इस अवयवी कण जो गोलाकार है, अब गोलाकार है तो वृत्त के आकार का हो गया, और वृत्त की हमें अब पता है कि क्या होती है, त्रिज्या। तो इस अवयवी कण की कुछ त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, ऐसे सभी कणों की कुछ ना कुछ त्रिज्याएं होंगी। तो मान लेते हैं कि जो त्रिज्या है वो r है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, माना घन की भुजा a है व घन की त्रिज्या r है। तब मान लेते हैं हमने घन की भुजा a है और घन की त्रिज्या मान लेते हैं हम r है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप कण देख रहे हैं कि एक कण ये है और एक कण ये है, एक कण ये है, इस प्रकार से सभी कण अपनी समान दूरी पर स्थित हैं। अब समान दूरी पर स्थित होने के कारण, और दोस्तों यह भी जो कण हैं जो इस प्रकार, अभी मैंने छोटे छोटे कण बनाए हैं तो आपको इस प्रकार से दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी घनीय यूनिट सेल है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि जो कण है वो एक दूसरे को स्पर्श करें। तो यहाँ पर ये कण इतना बड़ा होगा कि ये कण इसको स्पर्श कर रहा होगा, और ये वाला कण भी इतना बड़ा होगा कि यह इसको स्पर्श कर रहा होगा। जैसा कि मैं इसमें दो कणों को आपको बना के बता दे रहा हूं। जैसे इस कण की यदि बात करें, एक कण ये है, ये इस प्रकार से इतना बड़ा कण होगा, और ये इस प्रकार से होंगे कि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे इस प्रकार से। तो यदि इसकी रेडियस की बात कर लें तो इसकी रेडियस r है, और इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस भी क्या है, r है। ऐसे सभी कण इस प्रकार से होंगे और प्रत्येक की रेडियस क्या होगी, r। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं कि हाँ, इस बिंदु को दे रहा हूं a और इस बिंदु को दे रहा हूं b, तो यहां से बात करूं कि AB इज इक्वल टू कितना, तो आप कहोगे सर 2r। मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि सर यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक r है, तो r और r को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2r। तो यहाँ पर जो a इज इक्वल टू आया, जो मतलब जो भुजा आई है वो क्या होगी, 2r। तो यहाँ से जो a इज इक्वल टू निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2r। तो यही हमारे लिए जरूरी है। तो a इज इक्वल टू आ गया 2r। समझ रहे हैं दोस्तों आप, a इज इक्वल टू आ गया 2r, बस हमारा काम चल गया। पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में एक a होता है जिसका मान हम निकाल चुके हैं, एक होता है z जिसका मान भी हमें पता है। तो हमें पता है दोस्तों कि जो SCC होता है इसमें अवयवी कणों का योगदान केवल 1 होता है। तो जो अवयवी कणों का योगदान होगा वही तो z का मान होता है, तो यहाँ पर z का मान होगा 1। इसके बाद इन दोनों मानों को हम पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करेंगे और
हमारी पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी के लिए आ जाएगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। जेड की वैल्यू 1 इंटू ए 4/3 इंटू 5 की वैल्यू आपको पुट करनी है तो कर सकते हैं अभी आप 22/7 इंटू आर की कोई वैल्यू अपन को पुट नहीं करनी क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास है नहीं। इसके बाद ए का जो मान है 2r, तो यहाँ पर ये 2r की पावर होल 3। यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा आगे तो यहाँ से इंटू 100, यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और यहाँ से आर का क्यूब आर क्यूब। आगे इसको हम काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ से इंटू 100 है। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 11/3 और यहाँ पर अपॉन देखते हैं दोस्तों, अब कुछ भी नहीं बचा तो इंटू 100। तो इस 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 11, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ 7 भी बचा है तो इंटू 7। तो यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1100, यहाँ से 7 3 21। तो यहाँ से इसको जब हम 21 से जब 1100 को हम डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा आएगा आंसर 52.38%, जिसको हम 58.38% हो गया है, इसको हम ऐसा ही लिख सकते हैं। और यदि आप इसको ऐसा ना लिखना चाहें, आप इस 8 को छोड़ना चाहें तो आपका आंसर आएगा 52.4, क्योंकि आपको पता है जब 5 से बड़ी कोई संख्या छोड़ते हैं तो आगे के नंबर में 1 बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हमारा यह भी सही है और यह भी सही है। तो यह निकली हमारी एससीसी के लिए संकुलन क्षमता। यदि दोस्तों हम, ये तो हमारी संकुलन क्षमता निकली, मीन्स अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान निकला एससीसी के लिए। अगर हम बात करें कि सर इसमें ये तो निकल गया संकुलन क्षमता, मतलब अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान, यदि कोई बात करे कि सर इसमें रिक्त स्थान कितना होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, जो आपका संकुलन क्षमता निकला है उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान को भी हम निकाल लेते हैं। रिक्त स्थान बराबर 100 माइनस जो आपकी संकुलन क्षमता है वह है, तो वह क्या है 52.4। तो इसको जब 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 47.6, जो एससीसी के लिए होगा रिक्त स्थान। तो इस प्रकार से हम एससीसी की संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं और निकाल ली हमने। और आई होप कि इतना सब समझ में आया होगा। आगे हम करेंगे बीसीसी की संकुलन क्षमता। पहले दोस्तों हम एफसीसी की संकुलन क्षमता निकालेंगे, इसके बाद हम बीसीसी की संकुलन क्षमता निकालेंगे। अगर एफसीसी की बात करें दोस्तों तो एफसीसी में 14 अवयवी कण होते हैं, जिसमें से 8 अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं एवं 6 अवयवी कण घन के फलक पर स्थित होते हैं। और इसमें अवयवी कणों के योगदान की बात करें दोस्तों तो इसमें अवयवी कणों का जो योगदान है वो आता है 4। तो एससीसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें अवयवी कण किस प्रकार से स्थित होते हैं यह देखते हैं। मान लेते हैं यह एक कोई घनीय यूनिट सेल है जिसमें और यह घनीय यूनिट सेल जो है एफसीसी प्रकार का है। अब एफसीसी प्रकार का है
तो यहाँ पर जो 8 कण होंगे दोस्तों वो फलक पर स्थित होंगे इस प्रकार से, और जो 6 कण होंगे वो इसकी फेस मीन्स फलक पर स्थित होंगे। इस प्रकार से आप चाहें तो पूरी इस घनीय यूनिट सेल में अवयवी कणों को व्यवस्थित कर सकते हैं। मैंने 4 ही कोनों पर व्यवस्थित किए हैं और ये कोई जो कण है वो फलक पर स्थित है और ये फलक पर स्थित है। आप चाहो तो सभी फलकों पर आप स्थित कर सकते हैं। मैं इससे ही आपको सॉल्व इसको कर दूंगा, इसलिए मैंने इतना ही किया है। तो दोस्तों आपको यह दूरी पता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये घन की भुजा है और हमें पता है घन की भुजा हमने क्या मान ली थी, क्या मानी थी? ए। घन की भुजा बराबर ए और अवयवी कण की त्रिज्या क्या मानी है दोस्तों हमने? कैपिटल आर। तो अब घन की भुजा ए मान ली और अवयवी कणों की त्रिज्या आर मान ली। तो आपको ये दूरी पता है कि क्या है? ए है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह होगी ए। आपको ये दूरी पता है, ये दूरी क्या होगी आपकी? ए आपको पता है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि ये दूरी आप बताओ ये दूरी कितनी है, तो आप कहोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये इसका विकर्ण है, डायगोनल है। तो डायगोनल थोड़ी ना होता है ए। हमने तो घन की भुजा ए मानी है, डायगोनल ए नहीं माना। तो जो दूरी आपको पता नहीं होती है हम उस दूरी को निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए इसका नामकरण कर देंगे। इसको ए, बी और ए इसको दिया हमने सी। तो दोस्तों सबसे पहले आप AC को ऐसे ही निकालो आर के रूप में, कि AC आर के रूप में किस प्रकार से निकलेगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे कि उस टाइप से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि ये कण आपको छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये जो कण होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करें। तो इस प्रकार से जब व्यवस्थित होंगे तो एक तो इसका आर होगा। अब इस यहाँ पर ये पूरा कण यहाँ पर व्यवस्थित है, तो यहाँ पर इसके 2 आर बनेंगे। इसकी रेडियस आर ए और इसकी रेडियस आर ए और इसकी रेडियस भी होगी आर। तो यहाँ से यदि बात करूं तो 1 आर, 2 आर, 3 आर और ये 4 आर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 आर। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू आ गया है 4 आर। अब चूंकि AC ए नहीं है, मतलब जो 4 आर आया है वो ए के रूप में नहीं आया, तो इसको हमें सॉल्व करके ए के रूप में निकालना होगा। इसके लिए हम ABC में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, जब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर, ये हमारा कर्ण है, ये लंब रहेगा AB का वर्ग प्लस आधार ये है तो BC का वर्ग। आप किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं। तो AC का वर्ग मुझे निकालना है AB का वर्ग। AB A है तो ये हो जाएगा A का वर्ग। BC भी A है तो ये भी हो जाएगा A का वर्ग। आप सभी भुजाओं को A मान सकते हैं। मैंने अभी 2 को ही यहाँ पर मेंशन किया है। इसको सॉल्व करूंगा तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा A और A 2A स्क्वायर। यहाँ से AC निकालना है तो इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर आ जाएगा दोस्तों रूट, और जब रूट आएगा तो इसको सॉल्व करूंगा तो 2 का तो कोई रूट होता नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये रूट 2 और यहाँ से A स्क्वायर का A। तो AC इज इक्वल टू हमारा आ गया A। और हमने देखा कि यहाँ पर भी AC इज इक्वल टू आया है 4R। तो इसको दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इसकी दोनों की हम तुलना करेंगे। जैसे ही हम तुलना करेंगे तो हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम कर लेंगे यहाँ तुलना करने पर, जैसे ही तुलना करेंगे तो AC इज इक्वल टू 2A और AC इज इक्वल टू 4R। तो ये हमारा हो जाएगा रूट 2A बराबर 4R।
यहाँ से a का मान निकालेंगे तो √2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है दोस्तों इस 4 को हम 2 इंटू 2 तो लिख ही सकते हैं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 और ये r और ये √2। आगे हमें दोस्तों यह भी पता है कि जब √2 इंटू √2 लिखा होता है तो इसको हम 2 लिख देते हैं। तो यहाँ से हम 2 को क्या ऐसा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस 2 को हम इस प्रकार से लिख देंगे, √2 इंटू √2 और ये 2 ज्यों का त्यों और ये r भी ज्यों का त्यों अपॉन √2 चल ही रहा है। तो इस √2 से इस √2 को कैंसिल कर देंगे, तब a की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 √2 और ये r। इसको मैंने आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया। तो यहाँ से हमारा जो r है a के रूप में आ गया, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो a है वो r के रूप में आ गया। इसके बाद हमें z का मान और चाहिए, और z का मान इसके लिए हमें पता है। हमें पता है कि जो FCC होता है उसमें अवयवी कणों का जो योगदान होता है वो होता है 4। तो यहाँ पर z का मान होगा दोस्तों 4। इसके बाद इन दोनों मानों को हम पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं, यह पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है जिसमें z इक्वल टू 4 था जो रख दिया हमने, इंटू 4/3 पाई r क्यू अपॉन a क्यू। a की वैल्यू थी 2√2 और ये r इंटू ये 100। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमें पता ही है 2 से हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। 2√2 r का होल क्यूब, क्योंकि ये होल क्यूब है ना, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4/3 इंटू पाई r क्यू अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 2 का तो हो जाएगा 8 और इस √2 का होगा, तो इस √2 को हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। √2 और √2 इंटू √2, जब हम √2 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपका प्राप्त होगा 2√2। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा दोस्तों कि इस √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये √2 अलग से, तो ये 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा r का क्यू। r है तो r का क्यू, तो r क्यू से तो r क्यू कैंसिल हो गया। यहाँ से यदि हम इस 2 की इंटू 100 इस 4 से काटने की बात करें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ से ये सॉल्व हो गया। इसके बाद आगे यदि हम सॉल्व करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम, तो यहाँ से ये सब क्रॉस हो गया है। यहाँ पर हमारा बचा है पाई, केवल पाई ही बचा है और नीचे बचा है हमारा √2 ही बचा है दोस्तों, और कुछ तो आप नहीं बचा है। आप एक बार चेक कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो जाए तो आप उसको देख लेना। तो यहाँ पर ऊपर बचा है पाई, तो पाई का मान होता है 22/7 और कुछ नहीं बचा है। इसके बाद नीचे जो है वो है केवल 3, तो इंटू 3, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर है 100, तो ये 100। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों √2 भी बचा है, तो ये √2 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम √2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 7 है वो नीचे आ जाएगा, तो ये 22/7 इसका 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 जा 21 और ये √2 इंटू 100। आगे हम सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2200 हो जाएगा और ये 21। यहाँ से √2 की वैल्यू 1.414 यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 74%, जो हमारा FCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होगा। अगर आपसे बात की जाए, अगर ऐसी कोई पूछ ले ऐसा कि FCC के लिए रिक्त स्थान
क्या होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आप जो 74 है उसको 100 में से माइनस कर देंगे, रिक्त स्थान बराबर 100 माइनस 74। जैसे ही 100 माइनस 74 करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 26%, जो FCC के लिए रिक्त स्थान होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम करते हैं BCC के लिए। यदि हम BCC की बात करें दोस्तों, तो BCC में 9 अवयवी कण होते हैं, जिसमें से 8 अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं और 1 अवयवी कण घन के केंद्र पर स्थित होता है। और इसमें अवयवी कणों के योगदान की बात करें तो आता है वो 2। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है। इसके बाद हम इसका BCC का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मान लेते हैं यह कोई घनीय यूनिट सेल है जो BCC प्रकार का होगा। अब ये BCC प्रकार का है दोस्तों, तो इसमें 8 कण घन के कोनों पर स्थित होंगे और वह इस प्रकार से स्थित होंगे। आप चाहो तो सभी कोनों पर कर सकते हो, मैं कर ही दे रहा हूँ। ये इस प्रकार से 8 कण घन के कोनों पर स्थित होंगे और 1 कण होगा घन के केंद्र पर, इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको पता है कि ये तो इसकी भुजा है, ये इसकी भुजा है, यह इसकी भुजा है, यह भुजा है। तो जो भुजा की लंबाई हमने मानी है A, जो घन की भुजा है, घन की भुजा को हम मान लेते हैं A। और जो गोले की त्रिज्या है, उस गोले की त्रिज्या को हमने माना था R। गोले की त्रिज्या बराबर R, या फिर जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या इज इक्वल टू R। तो दोस्तों हमें ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, ये पता है, ये सभी दूरियां पता है। लेकिन आपसे कहूं क्या आपको ये दूरी पता है, तो आप कहोगे हाँ सर, ये घन का विकर्ण है। और घन का विकर्ण हमने अभी निकाला था जब FCC का हम संकुलन क्षमता निकाल रहे थे, तो वो आया था हमारा √2a। तो ये हमें पता है। आपसे बोलूं कि क्या आपको ये दूरी पता है, ये भी हाँ, तो आप बोलोगे हाँ सर, ये घन का विकर्ण है, ये दूरी भी हमें पता है। आपसे बोलूं क्या आपको ये दूरी पता है, तो आपको पता है ये घन का विकर्ण है, तो आप आसानी से निकाल लोगे। लेकिन आपसे यदि मैं बोल दूं क्या आपको ये दूरी पता है, तो आप कहोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि यह एक फलक का विकर्ण था, यह एक फलक का विकर्ण था, यहां से ये भी एक फलक का विकर्ण था, हम निकाल लेंगे। लेकिन ये पूरी घनीय यूनिट सेल का विकर्ण है, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण करेंगे। A, इसको दे देंगे B, इसको दे देंगे C और इसको दे देंगे हम D। तो दोस्तों यहां से जो हमें दूरी पता नहीं है, सबसे पहले उस दूरी को हम R के रूप में निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी रेडियस ये R, इसकी रेडियस R और यहाँ पर इसकी रेडियस R। अब ये पूरा कण यहीं पर है, तो यहाँ पर इसकी 2 रेडियस होंगी, क्योंकि 2 रेडियस मिलके ही एक व्यास बनता है। यहाँ से इसकी रेडियस R। तो यहाँ पर अगर R को काउंट करूं तो 1R, 2R, 3R, ये 4R। तो यहाँ पर जो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 4R। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू 4R। अब इस AB को हमें A के रूप में ज्ञात करना है। तो A के रूप में ज्ञात करने के लिए हमें जो ABC है उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी। जब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें ये दूरी तो पता है, ये दूरी हमें पता है क्योंकि ये है भुजा, और भुजा क्या मानी है हमने A, तो ये हो जाएगी A। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज, एक मिनट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ABC में AB कर्ण है तो कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है तो कर्ण का वर्ग, यह लंब है तो लंब का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार ये है, तो ये हो जाएगा BC का
वर्ग। आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर दोस्तों हमें पता है √2a है, तो ये √2a का होल स्क्वायर प्लस ये a है तो a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर। यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3a स्क्वायर। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 का तो कोई रूट नहीं होता, तो यहाँ से हो जाएगा √3 और a स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a। तो यहाँ से हमारा ए बी इज इक्वल टू निकला है √3a और यहाँ से ए बी इज इक्वल टू हमने निकाला है 4r। इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो लिख देंगे तुलना करने पर। जैसे ही हम तुलना करेंगे तो √3a इज इक्वल टू आ जाएगा 4r। यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4/√3 ये इसके अपॉन में चला जाएगा और ये r। तो यहाँ से दोस्तों हम a इज इक्वल टू निकाल चुके हैं 4/√3r जो हमारा है a। तो यहाँ से जो a है वो r के रूप में हम निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए z। तो दोस्तों हमें पता है यहाँ पर अवयवी कणों का योगदान जो BCC के लिए होता है वो होता है 2, तो z का मान आ गया हमारे लिए 2। इसके बाद इन मानों को हम पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करेंगे और BCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो देखते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है z × 4y3 पाई r³ क्यूब इंटू 100। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। z की वैल्यू हमें पता है 2 है, इंटू 4/3 पाई r³ a की वैल्यू फ्रेंड्स हमें पता है 4/√3 r का होल क्यूब। यहाँ पर होल क्यूब है तो यह आ जाएगा होल क्यूब। इसके इंटू 100, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 8/3 इंटू, यदि हम इसकी पाई की वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं 22/7 इंटू r³। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64 और √3 को सॉल्व करना है। जब हम √3 को सॉल्व करेंगे तो √3 को हम 3 बार लिख लेंगे। जब इसको हम 3 बार लिखेंगे तो यहाँ से तो मिल जाएगा हमें 3 और ये इसका कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3√3। तो ये हो जाएगा 3√3 इंटू जो r है वो हो जाएगा r³। ये सॉल्व हो चुका है। इसके बाद r³ से r³ हम कैंसिल कर सकते हैं। आगे इसको जो बचा है उसको हम लिख लेंगे, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 8 एकम 8 और 8 का 8 बार करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। इसके बाद जो बचा पर इसको सॉल्व करेंगे तो 22 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21। यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर 8 बचा है, यहाँ पर बचा हुआ है 3√3 और इंटू ये 100। अब हम देख रहे हैं दोस्तों इसमें 4 बटा है और 4 बटा होते हैं तो हमें पता है कि 4 बटे को हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो पता है पहला बटे दूसरा गुणे चौथा बटे तीसरा, तो ये 22/21 इंटू 3√3/8 और ये इंटू 100 आपका चल ही रहा है। तो 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 साते 21। इसके बाद बचा हुआ है 22 बटे, यहाँ पर ये 7 है और यहाँ पर ये 8 है, तो 7 इंटू 8, यहाँ पर ऊपर √3 भी बचा हुआ है इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ पर ये 22/7 नहीं लिख सकते, 22√3 अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 इंटू 100। अब √3 की वैल्यू होती है दोस्तों
1.732, तो इसको हम रख देंगे 22/56 इंटू 1.732। √3 की वैल्यू होती है दोस्तों 1.732 इंटू 100। आगे इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 68%, जो बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता होगा। आगे दोस्तों यदि आप बीसीसी के लिए रिक्त स्थान निकालना चाहते हैं तो आप रिक्त स्थान को भी आसानी से निकाल सकते हैं। रिक्त स्थान बराबर 100 - 68, तो आपका आ जाएगा आंसर 32%, तो जो होगा बीसीसी के लिए रिक्त स्थान। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता देखा कि संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों एक बात और, यदि वीडियो में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो मिस्टेक गलती से होती है, कोई जानबूझकर मिस्टेक करने की कोशिश नहीं करता। तो यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि सर ये मिस्टेक हो गई है, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।